सुबह के 10 बज रहे थे। 50 साल के अब्दुल कादिर अपने ढाबे के ऊपर बैठे हुए थे। तभी उनके ढाबे के सामने सायरन बजाती हुई एक पुलिस की जिप्सी आकर के रुकती है। जैसे ही जिप्सी रुकती है, पुलिस वालों को देख करके अब्दुल कादिर काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं। तुरंत अपनी कुर्सी से खड़े होकर के और देखने लग जाते हैं। तभी उस जिप्सी में से एक 24-25 साल की काफी खूबसूरत महिला पुलिस अधिकारी बाहर निकलती हैं। उनके आंखों पर गोगल्स लगे हुए थे, उनके हाथ में एक डायरी था। उनके साथ में 2-3 और पुलिस वाले थे जो कि हथियार के साथ थे। सारे लोग उस जिप्सी से बाहर निकल करके और अब्दुल कादिर के ढाबे के अंदर घुसने लग जाते हैं। अब्दुल कादिर अपनी कुर्सी से खड़े होकर के और मैडम को कहते हैं, मैडम आइए बैठिए, और उनको एक कुर्सी देते हैं। जो लड़का काम करने वाला उनके ढाबे में था, उनको कहते हैं कि बेटा जल्दी से मैडम के लिए एक चाय बनाओ और इनके साथ जितने भी पुलिस वाले हैं सबके लिए चाय और बिस्कुट लेकर के आओ। वो लड़का चाय बनाने लग जाता है। तभी मैडम उस कुर्सी पर जाकर के बैठती हैं और कहती हैं कि अब्दुल कादिर जी, आप परेशान मत होइए, मैं देख रही हूँ आपके चेहरे का हाव भाव, मुझे महसूस हो रहा है कि आप काफी डर रहे हैं, हैरान और परेशान हो रहे हैं इतने सारे पुलिस वालों को देख करके। ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं नॉर्मल थोड़ा सा आपसे कुछ बातें करने के लिए आई हूँ। आप एक कुर्सी लेकर के मेरे सामने बैठ जाइए। अब्दुल कादिर जी एक कुर्सी लेते हैं और मैडम के सामने बैठ जाते हैं। मैडम अपना परिचय देती हैं और कहती हैं कि मैंने अभी 1 हफ्ते पहले ही यहाँ का सिटी एसपी का पदभार संभाला है। मेरा नाम अंकिता मिश्रा है और जब मैंने यहाँ का पदभार संभाला तो कुछ केसेज हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। उसमें से एक केस और है जो कि आज से 10 साल पहले आपके ढाबे के सामने ही घटित हुई थी। 14-15 साल की एक लड़की थी जिसके साथ 4-5 लड़कों ने बहुत ही जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। उसके साथ बहुत ही गलत काम हुआ था। उसके लिए आप देखे थे और दौड़े थे उस लड़की को बचाने के लिए। आपने अपना जी जान लगाया था लेकिन आप नहीं बचा पाए थे। उसी केस के सिलसिले में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगी और मैं चाहती हूँ कि उस केस को फिर से रीओपन कराऊं। वो केस बंद हो चुका है लेकिन फिर से उस केस को रीओपन करा करके उस लड़की को, जो लड़की के साथ इतना अपराध हुआ था, उसके साथ मैं अपनी सहानुभूति व्यक्त करना चाहती हूँ। ये चीजें जब अब्दुल कादिर जी जैसे ही सुनते हैं, उनके आंखों से आंसू बहने लग जाता है और उस चश्मे के अंदर से जो मैडम थी अंकिता मिश्रा, उनके भी आंखों से आंसू बहने लगता है। आखिर क्या हुआ था आज से 10 साल पहले, जिस केस का जिक्र करते ही अब्दुल कादिर के भी आंखों से आंसू बहने लगता है। और जो सिटी एसपी अंकिता मिश्रा होती हैं, जिन्होंने महज अभी 7 दिन पहले इस शहर का सिटी एसपी का चार्ज संभाला था, उनके भी आंखें नम हो जाती हैं। दोस्तों कुछ तो था, और इन दोनों का उस केस के साथ क्या रिलेशन था। बहुत ही दर्द विदारक कहानी है, बहुत ही दिल को द्रवित करने वाली कहानी है, बहुत ही दुखद कहानी है। इस कहानी को अंत तक सुनिएगा, अंत तक इसे समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी कहानियां हर रोज लेकर आते रहे। दोस्तों ये कहानी उत्तर प्रदेश के बनारस की है। बनारस में एक परिवार रहता है। उस परिवार के मुखिया का नाम राजकिशोर मिश्रा होता है। राजकिशोर मिश्रा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक ब्रांच में चपरासी की नौकरी करते हैं। उनके घर में उनकी पत्नी, उनकी एक बेटी जिसकी उम्र 14-15 साल के आसपास थी, जिसका नाम अंकिता मिश्रा था, और उनका एक छोटा सा बेटा जो 6-7 साल का था। टोटल 4 लोगों का परिवार था। काफी हंसी खुशी से परिवार अपना गुजर बसर करता था। जो चपरासी की नौकरी से जितने भी पैसे की इनकम उनको होती थी, उसी से अपने परिवार का काफी अच्छे तरीके से रोजी रोटी चला रहे थे। उनकी बेटी जो अंकिता मिश्रा थी, पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी, हमेशा हर क्लास में अव्वल आती थी। उसके टीचर हमेशा उसके माता पिता से कहते थे कि आपकी बेटी बहुत ही होनहार है, बहुत आगे जाएगी, पढ़ने लिखने में काफी तेज है। हर क्लास में वो पूरे क्लास को टॉप करती थी। और इसी तरह से उसने 9वीं क्लास पास करके और 10वीं में पहुंच जाती है। अब 10वीं में उसके माता पिता का सिर्फ यही सपना था कि इस साल 10वीं वो पूरे बनारस में टॉप करे, और इसी हिसाब से वो लड़की पढ़ाई भी कर रही थी। दोस्तों घर परिवार काफी अच्छे तरीके से चल रहा था। बेटी खूब अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रही थी। बेटी का सपना था कि पढ़ लिख करके मुझे एक बहुत बड़ा अधिकारी बनना है, और उसके माता पिता का भी यही सपना था कि बेटी को पढ़ा लिखा करके एक बहुत बड़ा अधिकारी बनाना है। इसी सोच के साथ परिवार आगे बढ़ रहा था। तब तक होली का समय आता है, होली का दिन होता है। होली के दिन परिवार, आसपास के लोग, पास पड़ोसी काफी हंसी खुशी से होली मना रहे थे, और अंकिता भी आज काफी धूम धड़ाके के साथ
अपने भाई के साथ, अपने दोस्तों के साथ होली मना रही थी। होली मनाते 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 उसके घर से थोड़ी ही दूर पर हाईवे होता है। होली मनाते अपने दोस्तों के साथ, एक दो दोस्तों के साथ हाईवे के ऊपर जाती है और वहीं वो दोस्तों के साथ होली मना रही होती है। अंकिता देखने में काफी खूबसूरत थी। कई लड़के उसके आसपास के जो कॉलोनी के थे वो उसके ऊपर लट्टू रहते थे, हमेशा उसे पाने की कोशिश करते थे, उससे प्यार, उससे इश्क करना चाहते थे। वो हाईवे के ऊपर जैसे ही जाती है और अपने दोस्तों के साथ होली मना रही होती है, तभी उस हाईवे पर एक कार आती है। उस कार में से चार व्यक्ति, चार लड़के नौजवान थे, उसी के उम्र के लड़के थे, थोड़ा एक दो साल आगे पीछे उनका उम्र होगा। वो चार उसमें से बाहर निकलते हैं और उस अंकिता को खींच करके, घसीट करके, जबकि उसके साथ वाली जो लड़कियां होती हैं, जो दोस्त होती हैं, वो चिल्लाती रहती हैं, कहती है कि बचाओ, ये लोग ले जा रहे हैं, लेकिन वो किसी का नहीं सुनते हैं और उस अंकिता को घसीट करके कार के अंदर लेकर के जाते हैं और कार के अंदर डाल करके और कार को फुल स्पीड से हाईवे के ऊपर भगाना शुरू कर देते हैं। उसी हाईवे पर तकरीबन वहां से 2-3 किलोमीटर दूरी पर उस हाईवे के पास एक कच्चा रास्ता जंगल की तरफ जाता था। उसके दाहिने तरफ एक ढाबा था। वो ढाबा अब्दुल कादिर जी का था। अब्दुल कादिर जी सुबह ही उस ढाबे को खोल दिए थे, क्योंकि आज होली था, बाकी सारी दुकानें बंद थी। तो अब्दुल कादिर ने सोचा था कि चलो आज ढाबे को खोल देता हूँ, कुछ आमदनी हो जाएगी, कुछ लोग आ जाएंगे, कुछ पैसे मिल जाएंगे। और उन्होंने सुबह ढाबा खोल दिया था। लोग होली खेलने वाले छिटपुट आ भी रहे थे और वहां पर वो चाय पानी वगैरह का बंदोबस्त लोगों को पिला रहे थे और उनकी दुकान चल रही थी। तभी तकरीबन 10-11 बज रहे थे दिन के और उनके सामने, उनके ढाबे के सामने एक कार थोड़ी ही दूर पर आकर के रुकती है। उस कार में से चार लड़के एक लड़की को घसीट करके बाहर निकालते हैं और घसीट करके जंगल की तरफ लेकर के जाने लगते हैं। जैसे ही अब्दुल कादिर जी देखते हैं, देखने के बाद काफी गुस्सा हो जाते हैं, काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि जरूर इस लड़की के साथ ये चारों लड़के कुछ अपराध करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लड़कों को वो पहचान भी रहे थे। वो चारों लड़के उन्हीं के कॉलोनी के थे। एक कोने पर उन चारों का घर था। उन चारों लड़कों को भी पहचान रहे थे और ये जो लड़की जिसको घसीट करके ले जा रहे थे उसको भी वो पहचान रहे थे, वो भी उसी कॉलोनी की थी। दोस्तों, अब्दुल कादिर जी दौड़ते हैं और दौड़ करके चिल्लाते हैं कि छोड़ दो लड़की को, लड़की के साथ किसी भी तरह का गलत काम नहीं करना। और चीखते और चिल्लाते हुए उन सबों की तरफ दौड़ रहे होते हैं। तभी उसमें से एक लड़का इनको देखता है और एक बड़ा सा पत्थर उठा करके और खींच के इनकी तरफ फेंकता है, इनको मारता है और वो पत्थर सीधे इनके सिर के ऊपर जाकर के लगता है। सिर के ऊपर जैसे ही बड़ा सा पत्थर लगता है, इनका सिर लहूलुहान हो जाता है और सिर से लगातार खून बहने लग जाता है। अब्दुल कादिर जी वहीं पर जमीन पर गिर जाते हैं और चोट इतना गहरा होता है और चोट इतना जोर का लगा होता है कि वहीं पर वो बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देरों के बाद, तकरीबन 40-45 मिनट के बाद, जब उनको होश आता है, जब उनकी आंखें खुलती है, तो देखते हैं कि वहां पर वो चारों लड़के इस लड़की के साथ अपराध करके, इस लड़की के साथ वो सारे गंदे काम करके और भाग चुके हैं। लड़की के कपड़े फटे हुए, लड़की लड़की वहां से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर पड़ी हुई है और जैसे ही अपने आप को बचाते हुए, अपने सिर के ऊपर, माथे के ऊपर हाथ रखकर अपने खून को दबाते हुए और उसके पास पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि लड़की बेहोश पड़ी हुई है। लड़की का होश नहीं है और लड़की को जब टच करते हैं तो ऐसा उन्हें लग रहा था कि अब लड़की मौत के बिल्कुल नजदीक आ रही है। उसकी सांसें रुक रुक करके चल रही थी। तुरंत वो भाग करके जाते हैं और अपनी दुकान से एक चद्दर उठाते हैं, चद्दर में उस लड़की को लपेटते हैं। अब अब्दुल कादिर जी ये सोचने लगते हैं कि अब जरूर, अब लड़की बचेगी नहीं और थोड़ी देर में इसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि उसकी सांसें जो है रुक रुक करके चल रही थी। वो अच्छी तरह से सांस नहीं ले पा रही थी, कराह रही थी, उसके होश में नहीं थी, लेकिन कराह उसके शरीर से निकल रहा था। उसे चद्दर में लपेट करके और सीधे वहां के हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। वहां से थोड़ी दूर पर, तकरीबन 600 मीटर की दूरी पर एक हॉस्पिटल होता है। उस हॉस्पिटल पर जब लेकर के अब्दुल कादिर जी जाते हैं, वो हॉस्पिटल वाले देखते ही मना कर देते हैं और एडमिट करने से बिल्कुल मना कर देते हैं। कहते हैं ये एक्सीडेंटल केस है, ऐसे केस में हम एडमिट नहीं कर सकते हैं। अब्दुल कादिर जी काफी परेशान हो जाते हैं, उनके पैरों पर गिरते हैं और कहते हैं कि बेटी, इस बेटी की जान जाने वाली है, ये मौत के बिल्कुल करीब है, इसकी सांसें उखड़ी हुई है, इसकी सांसें रुकने वाली है, किसी भी तरह से इसे बचा लीजिए। लेकिन वहां के जो डॉक्टर और नर्सेज होती हैं, उनको इस चीज की कोई फिक्र नहीं होती है, कोई भी चिंता नहीं होता है और वो सारे वहां से इधर उधर चले जाते हैं। फिर वहां से अब्दुल कादिर जी फिर उसको कंधे पर डालते हैं और वहां से तकरीबन और 600-700 मीटर दूरी पर एक दूसरा हॉस्पिटल होता है। उस हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, अपने कंधे पर डाले हुए होते हैं। कोई गाड़ी उन्हें नहीं मिल रही थी। उस टाइम पर होली का दिन था। कई गाड़ियों को रोकने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन कोई गाड़ी उस हाईवे के ऊपर नहीं रुक रुक रही थी।
वो कंधे पर डाल करके और सीधे भागते जा रहे थे और भागते भागते फिर 600-700 मीटर दूरी पर एक और हॉस्पिटल होता है। उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और पहुंचते उस लड़की को वहां नीचे लेटाने के बाद वहां के जो डॉक्टर और नर्सेज होते हैं उनके पैरों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मेरी जान ले लीजिए आप लोग, लेकिन किसी भी तरह से इस बेटी को बचा लीजिए, ये बिल्कुल मौत के करीब है, इसका कभी भी कुछ भी हो जाएगा। तुरंत वहां का जो डॉक्टर होता है वो काफी अच्छा इंसान होता है और वो तुरंत उसको लेकर के और आईसीयू में लेकर के जाता है, आईसीयू में एडमिट करता है। काफी सीरियस कंडीशन होता है। वो डॉक्टर कहता है कि देखो, इस लड़की के बचने के चांस सिर्फ 10% है, 90% अब इसको बचाया नहीं जा सकता है क्योंकि बिल्कुल मौत के करीब है। इसकी सांसें अच्छे तरीके से सांस नहीं ले पा रही है, इसके साथ बहुत ही बड़ी ज्यादती हुई है, लेकिन भगवान की दुआ करो कि लड़की बच जाए। अब्दुल कादिर जी उस लड़की के घर का पता जानते थे, उसके माँ बाप को जानते थे, उनके ही कॉलोनी के थोड़ी दूरी पर उसके माँ बाप का घर था। वो भागते हैं वहां से और सीधे उसके पिता के घर पर पहुंचते हैं। उसकी माँ को बताते हैं, उसके पिताजी उस समय कहीं बाहर गए हुए थे। उसकी माँ को बताते हैं कि आपकी बेटी के साथ ऐसे ऐसे हो गया है। उसकी माँ तुरंत किसी को मैसेज देती है और थोड़ी ही देर में उसके पिताजी भी पहुंच जाते हैं। उसके माँ बाप भाग करके और उसके भाई उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी की हालत काफी खराब थी, काफी नाजुक स्थिति बनी हुई थी। वो डॉक्टर के पैरों पर गिरने लगते हैं और कहते हैं किसी भी तरह से डॉक्टर साहब मेरी बेटी को बचा दीजिए। डॉक्टर पूरे कोशिश में लगा हुआ था। वो कहता है कि आप बस ऊपर वाले से दुआ करिए, हम लोग अपना जी जान लगा रहे हैं, बेटी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार डॉक्टर उस लड़की का ट्रीटमेंट कर रहा था, कह रहा था कि इसको जब तक होश नहीं आ जाता है तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, जब होश आ जाएगा तभी मैं आप लोगों को कुछ बता सकता हूँ। ऐसे करते करते 48 घंटे का समय बीत जाता है। 48 घंटे के बाद अंकिता के हाथ पांव हिलते हैं और वो धीरे धीरे होश में आने लग जाती है। जब वो हाथ होश में आती है तो काफी करा रही थी, काफी चिल्ला रही थी और लोगों को जब आदमी को अपने नजदीक देख रही थी तो कांपने लग जा रही थी। उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि इससे बहुत बड़ा भय और बहुत बड़ा डर इसके अंदर समा गया है। वहां पर जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं को उसके नजदीक लाया जाता है, जो जेंट्स डॉक्टर्स वगैरह होते हैं उनको थोड़ी देर के लिए दूर कर दिया जाता है। जब महिला डॉक्टर उसके नजदीक आती है तो थोड़ा सा वो अपने आप को सहज महसूस करती है। धीरे धीरे ट्रीटमेंट होता है और धीरे धीरे उसका सुधार होने लग जाता है। तकरीबन 4-5 दिन के बाद वो थोड़ा बात करने लायक होती है। जब बात करने वाली होती है तो अब उसके पिता उससे पूछते हैं कि क्या हुआ बेटी, तुम्हारे साथ क्या हुआ था उस दिन। तो डॉक्टर मना करते हैं कि अभी बात मत करिए, अभी इसको अच्छे तरीके से ठीक होने दीजिए, अभी बात करेंगे, ये काफी डरी हुई है, सहमी हुई है, कुछ भी रिएक्शन हो सकता है, इसलिए अभी कोई बात मत करिए, इसको पहले हमें सुधारने दीजिए, इसको सही करने दीजिए। अब्दुल कादिर जी उनके पिताजी को साइड में लेकर के जाते हैं और अब्दुल कादिर सारी कहानी, सारी चीजें उसके पिता को बताते हैं। जब उसके पिताजी ये बातें सुनते हैं तो वहीं पर उसके माता और पिता बैठ करके और चिल्ला चिल्ला करके फूट फूट करके रोने लगते हैं और कहते हैं कि क्या बिगाड़ा था हमने, तुम लोगों का ऐसा हमने क्या किया था जो कि तुमने हमारी बेटी के साथ होली के त्योहार के दिन इतना बड़ा अपराध किया है, इतना बड़ा जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। समय बीतता है, धीरे धीरे लड़की में सुधार आता है और तकरीबन 1 महीने के बाद अंकिता मिश्रा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है। लेकिन जब वो अंकिता मिश्रा डिस्चार्ज होकर के घर आती है तो घर आने के बाद सबसे पहले उसके पिताजी और उसके माताजी अंकिता को लेकर के अब्दुल कादिर के घर जाते हैं। अब्दुल कादिर के पैरों पर गिर करके कहते हैं कि आप हमारी बेटी के लिए आप भगवान थे, आपने ही, आपकी वजह से हमारी बेटी आज बच गई, नहीं तो हमारी बेटी शायद इस दुनिया में आज नहीं होती। बहुत बहुत उसको अब्दुल कादिर जी के पैरों पर गिर करके और बहुत चीजें कहते हैं। अब्दुल कादिर जी कहते हैं कुछ नहीं, आप लोग परेशान मत होइए, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा फर्ज था, हमारा कर्म था, हमारे आंखों के सामने घटनाएं घट रही थी, तो चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, इसमें हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है। अगर इसके अंकिता के जगह पर मेरी भी बेटी होती तो मैं क्या करता, और अगर इस जगह पर मेरी बेटी होती तो आप भी यही करते जो मैंने किया है। इसलिए आप लोग आराम से जाइए घर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मेरी बेटी के समान है। और उसके बाद इतना कहने के बाद वो लोग, अंकिता के माता पिता घर चले जाते हैं। अंकिता का खूब ध्यान दिया जाने लगता है। थोड़े दिनों के बाद अंकिता सुधरने लगती है, लेकिन अभी भी अंकिता की जो बाकी चीजें थी, जो लड़कों का, वो चीजें नहीं थी। अब वो लड़के हमेशा उस अंकिता के घर के सामने से गुजरते हैं और वहां उसके घर के सामने से जब गुजरते हैं तो खूब चीखते हैं, चिल्लाते हैं और गाने गाते थे, चिढ़ाते थे। अंकिता अगर गलती से अगर दरवाजे के पास अगर खड़ी होती तो उसके जगह तरह तरह की गंदी गंदी भद्दी भद्दी बातें उसको बोला जाता था।
और कहा जाता था कि तुम्हारे वीडियो भी बना करके हमने रखा है, वो सब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग बाहर करेंगे। जब ये सब चीजें जब अंकिता सुनती है, अपने पिता और माँ को सारी चीजें बताती है, तो उसके माता पिता काफी दुखी होते हैं और कहते हैं कि अब हमारे पास एक ही उपाय है, पुलिस के पास चलते हैं। पुलिस के पास जब ये लोग जाते हैं, पुलिस एफआईआर करते हैं, तो पुलिस भी इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जो चारों लड़के थे वहां के जो बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन और कुछ बड़े नेताओं के घर के रहने वाले थे, उनके बच्चे थे, जिसकी वजह से उनको उनके ऊपर हाथ उठाना, हाथ लगाना पुलिस भी नहीं चाहती थी और इन सारी चीजों से पुलिस भी अपने आप को किनारा करना चाहती है। और जब ये लोग एफआईआर करते हैं तो उस एफआईआर के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है, बल्कि उसके माता पिता को फंसाने की कोशिश की जाती है। जब ये सब चीजें होती हैं तो अंकिता बैठ करके रोने लगती है और कहती है कि देखिए, ये गरीबों के लिए नहीं है, कोई भी चीज कानून जो बना है ये सब अमीरों के लिए बनाया गया है। उसके पिताजी अब अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखो, अब यहाँ पर रहने से कोई फायदा नहीं है, अब इस शहर को हम लोग को छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। और उसके पिताजी अपना ट्रांसफर इलाहाबाद प्रयागराज करवा लेते हैं और प्रयागराज में लेकर के अपनी बेटी, अपने बेटे और पत्नी को प्रयागराज चले जाते हैं। वहीं पर रूम किराया में लेकर के और वहीं पर रहने लग जाते हैं। वहां पर तकरीबन 1 साल तक अंकिता पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल दूर रहती है और बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करती थी। उसका दिल ही नहीं लगता पढ़ने लिखने का। जब भी वो किताब लेकर के बैठती थी पढ़ने लिखने के लिए, तो यही सारी चीजें जो उसके साथ घटी थी, वो सारी चीजें उसके दिलो दिमाग में घूमने लगती थी। वो चीखने लगती थी, चिल्लाते लगती थी, भाग करके उसके माँ, उसके पिता उसके पास आते थे, उसको ढाढ़स बढ़ाते थे, उसको बहुत सहलाते थे, कहते थे बेटी, जो हो गया उसको बुरा सपना मान करके भूल जा, अब आगे आने वाले जीवन के बारे में सोचो। जीवन बड़ी अनमोल है, अपने जीवन को ऐसे बर्बाद मत करो। तुम्हारे साथ जो घट गया बहुत बुरा घटा, लेकिन हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब कोशिश करेंगे कि तुम्हारे जीवन में अब आगे ऐसी कोई चीजें ना आए, तुम हमेशा जीवन में आगे बढ़ो। और अगर उन दरिंदों को अगर पनिशमेंट दिलवाना चाहती हो और उनके जो किए का उनको फल भुगतवाना चाहती हो, तो तुम्हें कुछ बनना पड़ेगा, तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम गरीब हैं। हमारी पुलिस में भी कोई पूछने वाला नहीं है, हम किसी के पास जाएंगे तब भी कोई मानने वाला नहीं है, वो सब पहुंच वाले हैं। अगर उनको जेल के अंदर डलवाना चाहती हो तो तुम्हारे हाथों में है, तुम पढ़ लिख करके उस लेवल तक अपने आप को लेकर के जाओ कि कल के दिन इनको उस किए की सजा मिले। अंकिता ये बातें जो उसके पिताजी कहते हैं वो बिल्कुल उसके दिलो दिमाग में चढ़ जाती है और वो सोच लेती है कि अब मुझे कुछ न कुछ मुझे बनना है और बन करके इन जो दरिंदे हैं इनको सजा दिलानी है। और उस दिन से अंकिता दोगुनी और चौगुनी मेहनत करके और पढ़ाई लिखाई करने लग जाती है। प्लस 2 करती है, प्लस 2 करने के बाद फिर ग्रेजुएशन करती है और ग्रेजुएशन के साथ में ही यूपीएससी का प्रिपरेशन करने लग जाती है। इतना पढ़ती है कि उसके माँ बाप को उसके कहना पड़ता था कि बेटी अब रहने दे, अब सो जा, अब आराम कर, लेकिन उसकी आंखों से नींद दूर थी। उसकी आंखों में और उसके दिलो दिमाग में तो सिर्फ वही उसी दिन की जो हादसा हुआ था उसके साथ वही चलता था और उस हादसे को अंजाम देने वाले लोगों को कटघरे तक पहुंचाना वही उसका एम था। और इसी हिसाब से वो रात दिन पढ़ाई करती रहती है। वो समय भी आता है कि जब वो ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी का एग्जाम देती है और पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर लेती है। चारों तरफ प्रयागराज में हंगामा मच जाता है कि एक लड़की जिसके साथ ऐसा ऐसा अपराध हुआ था उसने यूपीएससी पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर किया था। वहीं पर एक लड़का होता है जिसका नाम महेश होता है। महेश भी अंकिता के साथ ही पढ़ाई करता था। दोनों के बीच में काफी आपस में घनिष्ठता थी। महेश धीरे धीरे अंकिता को चाहने लगा था। अंकिता उससे महेश से एक दिन कहती है, सारी चीजें बताती है कि महेश देखो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, मेरे साथ बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी गई है। तुम तो चाहो तो तुम एक अच्छे खासे परिवार के हो, अच्छे खासे घर के रहने वाले हो, तुम्हें तो बहुत हजारों लड़कियां मिलेंगी, तुम मेरे चक्कर में मत पड़ो। तभी महेश अंकिता को अपने बाहों में भर लेता है और कहता है, अंकिता तुम्हारे साथ क्या हुआ उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। वो किसी के साथ भी हो सकता है, तुम्हारे जगह पर मेरी बहन भी हो सकती थी, उसके साथ भी हो सकता था। दरिंदगी तो किसी के साथ भी हो सकता है, उसमें तुम्हारा मन तो शामिल नहीं था, तुम्हारे साथ तो जबरदस्ती किया गया, वो किसी के साथ भी हो सकता है। आज जो तुम हो वो मुझे चाहिए, तुम्हारे साथ क्या हुआ उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आज मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जीवन भर तुमसे प्यार करता रहूंगा और तुम्हें अपना मैं बनाना चाहता हूँ। अंकिता जब उसकी बातें सुनती है तो अंकिता उसको बाहों में भर लेती है और दोनों काफी देर तक दोनों के आंखों से आंसू बहते रहते हैं। इस तरह से उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और फिर आगे का जो ये अपने भविष्य की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं।
इधर अंकिता जब यूपीएससी क्लियर कर लेती है, अपने माता पिता के घर आती है, माता पिता काफी खुश होते हैं। वहां पर अपने कॉलोनियों में काफी मिठाई वगैरह बंटवाया जाता है और फिर थोड़े दिनों के बाद अंकिता ट्रेनिंग के लिए जाती है। ट्रेनिंग करके फिर उसकी पहली पोस्टिंग जो होती है कानपुर में हो जाती है। कानपुर में डिप्टी एसपी के तौर पर उसकी पोस्टिंग होती है, लेकिन मात्र 6 महीने के बाद ही अंकिता के काम को देखते हुए और अंकिता के चॉइस के अनुसार उसकी पोस्टिंग उसके होम जिले में हो जाती है। अंकिता वहां से सीधे बनारस आ जाती है और बनारस की सिटी एसपी बनकर के आती है। अंकिता के दिलो दिमाग में आज भी वही चल रहा था कि मुझे उन दरिंदों को किसी भी तरह से सजा दिलवाना है। और अभी मात्र 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि अंकिता अपनी पुलिस फोर्स को लेकर के, पुलिस वालों को लेकर के और अब्दुल कादिर जी के ढाबे पर पहुंच जाती है। अब्दुल कादिर जी के ढाबे पर पहुंच करके और उस दिन के बारे में जानने की कोशिश करती है। अब्दुल कादिर जी सारी चीजें, जो भी घटनाएं घटी थी उस रात, सारी चीजें अंकिता को बता देते हैं। और जब अब्दुल कादिर जी सारी चीजें बताते हैं तो अंकिता कहती है कि अब आपको एक गवाह बनना पड़ेगा। आप मेरे पिता के समान हैं, जिस तरफ मेरे पिताजी ने, मेरी माँ ने मुझे जिंदगी दिया है, आपने भी मुझे एक नया जन्म दिया है। मैं आपको अपने पिता से कहीं कम नहीं मानती हूँ। आपको अपनी बेटी को बचाने के लिए एक बार आपको गवाह के रूप में गवाही देना पड़ेगा। मैं इस केस को रीओपन करवा दी हूँ। पहले तो ये बेचारे बहुत घबराते हैं, क्योंकि वो चारों बहुत बड़े दरिंदे थे। वो अब तो उनकी दरिंदगी और भी बढ़ गई थी। अब तो वो 10 सालों में और भी बड़े लेवल के क्रिमिनल बन चुके थे और उनसे पूरी कॉलोनी थर थर कांपती थी। अब्दुल कादिर जी पहले तो डरते हैं, लेकिन अंकिता कहती है आप डरिए मत, पूरी फोर्स, पूरी पुलिस, यहाँ बनारस की जितनी भी पुलिस है, जितना भी शासन प्रशासन, सब आपके साथ है। मैं आपको कुछ भी खरोच भी नहीं आने दूंगी, आपको परिवार को कुछ नहीं होने दूंगी। आप इस चीज का गारंटी समझिए, बस आपको एक गवाही देना पड़ेगा, गवाही दे दीजिए। अब्दुल कादिर जी तैयार हो जाते हैं और कोर्ट में जब केस जाता है और उस दिन अब्दुल कादिर जी गवाही देते हैं, लेकिन उन दरिंदों का जो वकील है वो ठोस पड़ता है और अब्दुल कादिर के जो गवाही है इसको निरस्त करवा देता है और कहता है कि सिर्फ एक अब्दुल कादिर के गवाही से किसी व्यक्ति को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता है। हो सकता है कि अब्दुल कादिर भी इसी कॉलोनी के रहने वाले हैं और ये लोग भी इसी कॉलोनी के रहने वाले हैं। तो हो सकता है अब्दुल कादिर की इन चारों से कोई दुश्मनी हो, इसलिए उनसे ये बदला लेने के लिए ऐसा कह रहे होंगे। इनके लिए कोई और दूसरा अगर आप अगर गवाह ले आ सकते हैं तो लेकर के आइए, तभी इस चीज को माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। जो जज साहब होते हैं कोर्ट को डिसमिस करते हैं और कहते हैं कि अगली सुनवाई कल होगी। अगले दिन फिर वैसे ही कोर्ट बैठता है और जब दोनों तरफ से वकीलों का बहस शुरू हो जाता है तो लास्ट में यही बात होती है कि कोई दूसरा गवाह अगर होगा तभी ये चीजें मान्य होंगी। वहां पर कोर्ट में जो अंकिता के पिताजी बैठे होते हैं, उनके भी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं कि देखो मेरी बेटी के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है, मेरी बेटी इतनी बड़े अधिकारी बन चुकी है, लेकिन फिर भी उसको न्याय नहीं मिल रहा है। ये जो कोर्ट, ये जो पैसे वाले लोग हैं, ये अपने पैसे के बल पर ये सारी चीजों को, गलत को सही, सही को गलत बना दे रहे हैं। और उसके पिताजी वहीं पर रो रहे होते हैं। तभी जज साहब कहते हैं कि कोई ऐसा गवाह है जिसकी गवाही इस केस को नया मोड़ दे और इन लोगों को अगर कसूरवार ठहराया जा सके। तभी अंकिता मिश्रा दरवाजे से अंदर आती हैं अपनी एसपी की वर्दी पहने हुए और कहती हैं कि मैं हूं, मैं गवाह भी हूं और मैं ही भुक्तभोगी भी हूं। शायद यहाँ पर जितने भी इकट्ठा लोग हैं उनको शायद ये पता नहीं होगा कि जिस लड़की के साथ ये दरिंदगी हुआ था वो लड़की कोई और नहीं, मैं ही हूँ। मैं हूँ अंकिता मिश्रा, जो आज एसपी के सामने, आपके सामने खड़ी हूँ और मेरे साथ ही ये जघन्य अपराध इन लोगों ने किया था। जैसे ही अंकिता मिश्रा अंदर आती हैं और उनको देखने के बाद सारे लोग दंग रह जाते हैं। वो चारों जो दरिंदे होते हैं वो भी देख करके सोचने लग जाते हैं कि कैसे ये वही लड़की हो सकती है। वो लड़की तो उस दिन शायद मर चुकी थी, वहां पर तो उस दिन तो हल्ला हो चुका था कि वो लड़की मर चुकी है, फिर ये अंकिता मिश्रा ये कैसे हो सकती है। सारे लोग दांतों तले उंगली दबाने लग जाते हैं। तभी अंकिता के पिताजी खड़े होते हैं और कहते हैं कि ये जो मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट है, इस मेडिकल रिपोर्ट में सारी चीजें बिल्कुल ए टू जेड आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसमें देखिए, ये मेरी बेटी यही है, इसके साथ क्या क्या हुआ था ये पूरी रिपोर्ट इसमें है। उस रिपोर्ट को जब जज साहब के सामने पेश किया जाता है, उस रिपोर्ट को देखते हैं और जो भुक्तभोगी जो वो लड़की थी, वो लड़की जब सामने ही एक सिटी एसपी के तौर पर खड़ा होकर के बयान देती है तो उसके देखने के बाद
एक बार जज साहब भी हिल जाते हैं और हिलने के बाद जज साहब उन चारों को 15-15 साल का कारावास का सजा सुनाते हैं। दोस्तों उसके बाद भी अंकिता मिश्रा को इससे संतुष्टि नहीं थी। उन्होंने दोबारा एप्लीकेशन दायर किया था और बोला कि इनको कम से कम आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए, जिससे कि इस समाज में जो बेटियां हैं उनको कम से कम कुछ न कुछ सहूलियत मिले और बेटियां बिना डरे और बिना किसी के दबाव में आकर के अपना कोई ना कोई काम कर सके, पढ़ लिख सके, आगे बढ़ सके और ऐसे दरिंदों को सबक मिले। बाद में फिर केस चलता है, लेकिन आजीवन कारावास तो नहीं होता है, लेकिन कारावास की सजा फिर 3-3 साल की और बढ़ाई जाती है। दोस्तों इस कहानी से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। एक बेटी जिसके साथ दरिंदगी हुआ, उसके बावजूद उसने अपने आप को उस लेवल पर लेकर के गई कि खुद जा करके और उस लेवल पर पहुंचने के बाद उन दरिंदों को सजा दिलाया। एक बहुत ही बड़ी काबिल तारीफ बात है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही और रियल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।